स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम ऊर्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें से क्वेश्चन आता है। कहाँ है ये टॉपिक? ये हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, उसका टॉपिक है, अर्थात ये है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो ऊर्ज रिएक्शन के वाया हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एल्केन में भी पढ़ा जाता है और ये एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा जाता है। तो ऊर्ज रिएक्शन आपके दो टॉपिक में कवर होता है, एक एल्केन में तो जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड हो जाएगी। क्या है ऊर्ज रिएक्शन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये एल्किल हैलाइड लिया है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डीई। डीई का मतलब है ड्राई ईथर। हम डीई जो ले रहे हैं वो ड्राई ईथर है और ये एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। जब ये रिएक्शन यहाँ से होती है तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आर आर और प्लस में 2NaX बाहर हो जाएगा, अर्थात एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन। तो ऊर्ज रिएक्शन के वाया एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो अक्कर बाय टू टाइप्स। इसका मैकेनिज्म हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक तो मैकेनिज्म हो गया आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा आपका हो गया आयनिक मैकेनिज्म। तो ध्यान दे, इसमें दो टाइप की मैकेनिज्म होगी, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा फ्री रेडिकल, और आयनिक मैकेनिज्म जो है उसके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा कार्ब एनायन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपने एल्किल हैलाइड लिया है, सोडियम लिया है, तो सबसे पहले हम 2Na सोडियम की बात करते हैं। और हमें पता है सोडियम क्या है, मेटल। अगर सोडियम मेटल है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। अब हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड। तो आपने यहाँ पर एल्किल हैलाइड ये लिया है, इस एल्किल हैलाइड में ये X बाहर हो जाएगा। जैसे X बाहर होगा आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि X अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा। तो ध्यान दे, यहाँ से X- बाहर हो जाएगा और दो जो इलेक्ट्रॉन आए वो 2 इलेक्ट्रॉन में इसको सप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे यहाँ सबसे बड़े कंफ्यूजन होते हैं, वो मैं कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब ये X यहाँ से बाहर गया तो ये R+ हो गया। प्लस का मतलब इसके आउटर मोल 6 में 6 इलेक्ट्रॉन थे, और अब आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने हैं ये? 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो एक के पास एक हुआ तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आने से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन वाली इस चीज को तो हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और 2X यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आपका जो फ्री रेडिकल बना है ये फ्री रेडिकल यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा। तो आपके ये 2 फ्री रेडिकल बने हैं, ये दोनों फ्री रेडिकल 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। एक तो हो जाएगा आपका कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग जिसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो एक तो कपलिंग हो जाएगा जिसको हम डाइमराइजेशन कहते हैं, और डाइमराइजेशन कपलिंग का मतलब है दोनों का ऐड हो जाना। तो ये दोनों R ऐड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट भी होगा। दूसरा होता है कि कपलिंग ना हो तो यहां पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के वाया एक तो बन जाएगी एल्कीन और एक बन जाएगा आपका एल्केन। ये दोनों इस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं इस रिएक्शन के? बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ध्यान दे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहले सोडियम था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आयंस में कन्वर्ट हो गया। जब एल्किल हैलाइड से हेलोजन बाहर हुआ तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया। जब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में दोनों फ्री रेडिकल या तो कपलिंग करेंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे तो एक एल्केन हो जाएगी और एक एल्केन हो जाएगा। इसके बारे में मैं जब एक एग्जांपल आएगा तब इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अब हम इसकी सेकेंड मैकेनिज्म पढ़ते हैं, आयनिक मैकेनिज्म। स्टेप तो वही रहेगा क्या कि 2 सोडियम आपने लिए हैं, 2 सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2Na+ और 2E- बना लेगा। सेकेंड स्टेप में आप देखो ये एल्किल हैलाइड है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये X इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो बाप, जब ये यहां से इसको लेके बाहर गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसको अपने दे दिए तो 8, अर्थात ये एक ऑक्टेट कंप्लीट चीज हो गई। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ R- और ये X आपका बाहर हो गया तो ये R- हो गया। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी है। तो ध्यान दे उर्च रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है, कार्ब एनाइन, इस मैकेनिज्म के वाया, और उस वाली मैकेनिज्म के वाया क्या बनता है, फ्री रेडिकल। दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर है। अब आती है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में RX आपका दूसरा एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड भी आप 2 मोल लेते हो, इस पर अब आपका रिएक्शन करता है R-। अब ध्यान दो यहां पर ये R- अभी जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस एन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर लेस एन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये लेस स्टेबल होगा, और अगर ये लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसकी डोनर टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये तुरंत अपना देने की टेंडेंसी को रखता है। तो जैसे ये एक्स यहां से बाहर होगा ये इसको अपना माइनस दे देगा, और आर कॉम्बिनेशन मतलब ये नेगेटिव इसको अपना नेगेटिव चार्ज देकर पॉजिटिव को बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके फलस्वरूप एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक एक्स ये था, एक एक्स ये थे, 2 एक्स हुए और 2 सोडियम थे, तो यहां से 2 सोडियम 2 एक्स के साथ रिएक्शन करके 2NX का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपकी हुई आयनिक मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे सिंपल और बेटर है, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसके 2 मोल्स हम लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जब ये रिएक्शन होगी तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। किस तरह से रिएक्शन होता है, आप जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप किस तरह से सोल्व करोगे मैं बता दूं। CH3Cl प्लस बीच में लिख लो 2 सोडियम, इधर वापस यही रिएक्टेंट लिख लो और इन दोनों को यहाँ से बाहर कर दो। क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ, CH3CH3 इथेन और 2NaCl बाहर हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, आपका सेकेंड एग्जाम्पल लिया गया है इथाइल क्लोराइड। वही 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ब्यूटेन। ध्यान दे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेन। 2 और 2 4 कार्बन हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ ब्यूटेन के साथ साथ में एक प्रोडक्ट तो बनेगी आपका एल्कीन और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्केन, अर्थात एक तो बनेगी आपकी एथीन और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा इथेन। इन दोनों और ये दोनों आपके होंगे बाई प्रोडक्ट। तो इन दोनों का फॉर्मेशन ही आपके इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों का जो फॉर्मेशन अगर हो रहा है इस रिएक्शन में तो इसका मतलब इनकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको समझाया था उसका तो तीसरा स्टेप था। क्या था तीसरा स्टेप, तो देखो जब हम इसके पढ़ते हैं तो तीसरे स्टेप में CH3CH2 और CH2CH3 ये 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं। तो मैंने कहा था जब ये 2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक कंडीशन तो हो जाएगी आपकी क्या, डाइमराइजेशन या जिसको हम कपलिंग बोलते हैं। तो एक रिएक्शन तो कपलिंग हो जाएगी जिसमें दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन, और ये ब्यूटेन आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा मैंने कहा था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दूसरे में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होता हो रिडक्शन। तो अब आप देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे होगा,
इस चीज को हम समझाते हैं कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखो इसकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका फ्री रेडिकल बन गया और एक फ्री रेडिकल आपका ये था। कैसे डिसप्रोपोर्शनेशन करेंगे? एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे को फ्री रेडिकल में, तो यहाँ से ये बॉन्ड है इसका होमो क्लीवेज हो जाएगा, और जब इसका होमो क्लीवेज हो जाएगा तो यहाँ से होमो क्लीवेज होने से ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से दो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी, और ये जो H फ्री रेडिकल है वो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये H इसके साथ कंबाइंड होगा तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, इसको H दे देगा तो ये बन जाएगा CH3 इथेन। और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इससे बन जाएगा एल्कीन। तो ध्यान रखना, इथाइल क्लोराइड की मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हमें ये एक्सप्लेन हो जाता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट एक एल्कीन बन रहा है और आपका एक एल्केन बन रहा है। तो अब आप देखो जहां पर एल्कीन बन रहा है वहां तो हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और जहां पर आपका एल्केन बन रहा है वहां पर आपका हो रहा है रिडक्शन। तो एल्केन का फॉर्मेशन रिडक्शन और एल्कीन का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड मैंने ये लिया आपका आइसोप्रोपाइल वाला, और फिर वापस कोई 2 सोडियम, और नेक्स्ट में भी हम यही सेम लेंगे और इन ड्राई ईथर में कराएंगे, ये पोर्शन बाहर हो जाएगा, CCCCl ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में कुछ की पॉइंट्स। ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। किसी भी रिएक्शन के की पॉइंट्स अगर हमें ध्यान होते हैं तो हम उन क्वेश्चनों में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, और कई क्वेश्चन तो केवल की पॉइंट को पढ़ने से ही सोल्व हो जाते हैं। तो मेरा पहला की पॉइंट क्या है कि इन ऊर्ज रिएक्शन, हमारी जो ऊर्ज रिएक्शन है उसके अंदर ड्राई ईथर इज यूज, केवल ड्राई ईथर ही यूज होता है। यहां पर हम वेट ईथर को यूज नहीं कर सकते, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कभी भी वेट ईथर को यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मान लो, चाहे इसका पॉइंट मान लो। तो ध्यान दें कि ऊर्ज रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर या ड्राई ईथर जो सॉल्वेंट है उसी की प्रेजेंस में होती है, वेट ईथर की प्रेजेंस में कभी भी नहीं करवा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम वेट ईथर लेंगे तो ऐसी स्थिति पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एल्कोहल बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? एल्कोहल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हम यहाँ पर वेट ईथर नहीं ले सकते। क्यों? जैसे आपको पता है कि आपने NaOH लिया था, हमने जो ये रिएक्शन करवाई है इसके अंदर आपको जो रिएक्शन कराते हैं वो सोडियम की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो ये सोडियम है और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, वेट हम ले रहे हैं, तो ये H2 है। सोडियम और H2 दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, NaOH, ये एक प्रकार से, और साथ में H2 गैस बाहर कर देंगे। ये आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब ये जो NaOH बना है तो अब एल्किल हैलाइड पर ये NaOH रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है एल्किल हैलाइड पर OH, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये न्यूक्लियोफाइल OH है, ये न्यूक्लियोफाइल X है, इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा ROH, उसको क्या बना देगा, NaX। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इस रिएक्शन में हम केवल ड्राई ईथर यूज करेंगे, वेट ईथर को यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो देखो अब हम इसमें सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन इज यूज इन असेंडिंग सीरीज, अर्थात ऊर्ज रिएक्शन का प्रयोग हम असेंडिंग सीरीज में करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑप्टेन एल्केन इज सिमेट्रिकल एंड डबल कार्बन containing देन एल्किल हैलाइड। तो ध्यान दे, ऊर्ज रिएक्शन जो है वो असेंडिंग सीरीज के लिए यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एल्केन ऑप्टेन होता है वो सिमेट्रिकल और डबल कार्बन कंटेनिंग वाला होता है।
अर्थात हेलाइड में जितने कार्बन होते हैं उससे डबल कार्बन वाला एल्केन फॉर्मेड होता है या फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग सीरीज बोलेंगे। जैसे जैसे मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लिया है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो आप इसमें कितने कार्बन है, 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 4। और जब यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा तो यह प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाएगा और साथ में हो जाएगा 2NaCl बाहर। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन जस्ट इसके क्या हो गए, डबल हो गए। और कार्बन जस्ट डबल होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वुड रिएक्शन है वो असेंडिंग सीरीज के लिए यूज होती है। और यहाँ पर जो भी आपका एल्केन होता है वो हमेशा हेलाइड से डबल कार्बन कंटेनिंग वाला होता है। तीसरा पॉइंट, इन वुड रिएक्शन एट लीस्ट 2 कार्बन containing alkane प्रोड्यूस। अर्थात वुड रिएक्शन के अंदर कम से कम 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम कहते हैं देयरफॉर मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि वुड रिएक्शन के वाया मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वुड रिएक्शन में आपका जो भी एल्केन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम से कम 2 होगी, इसलिए मीथेन का फॉर्मेशन कभी भी वुड रिएक्शन से नहीं होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मैं लिख रहा हूं, इन द गिवन एल्केन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड रिएक्शंस। मैं कुछ एल्केन लिखूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा एल्केन वुड रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H6, तीसरा ऑप्शन है C3H8 और चौथा ऑप्शन है C4H10। तो बताओ कौन सा एल्केन वुड रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर होगा मीथेन। क्योंकि हमें पता है कि मीथेन वुड रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वुड रिएक्शन में बनने वाला एल्केन एटलीस्ट 2 कार्बन कंटेनिंग वाला होता है, इसलिए यहां पर मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अगर बात करें तो दिस रिएक्शन जनरली फेल्स इन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन आपका नहीं हो पाएगा, अर्थात ऊर्ज रिएक्शन आपकी फेल हो जाएगी। ऐसा क्यों? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CCCCCl या कोई भी हैलाइड ले लो, इसकी रिएक्शन में कराना चाहता हूं 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन आपका जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल से मतलब है कि ये ऊर्ज रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मैं कहूं तो ऐसे कहूं कि यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन नहीं होगा। अगर ऊर्ज रिएक्शन नहीं होगा तो इसका क्या कारण है कि ऊर्ज रिएक्शन नहीं होगा? तो उसके लिए आप सुन लीजिएगा। हमें पता है, मैंने इसकी मैकेनिज्म में बता दिया था कि इट इज SN2 रिएक्शन। यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो भी कौन सा वाला, SN2। और SN2 अभिक्रिया है तो उसके अंदर क्राउडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड does not show elimination reaction। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आपका 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो डज नॉट शो एक तो फ्री रेडिकल कपलिंग, एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें फ्री कपलिंग नहीं होगी, और एक आपका जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा? तो उसके लिए ध्यान दें आप लोग, सो दैट इन दिस केस
so that in this case elimination and disproportionation reaction take place। तो दोबारा सुने कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में आपका जो ऊर्ज रिएक्शन है वो फेल हो जाता है, या हम से कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ऊर्ज रिएक्शन नहीं देता। उसका रीजन क्या है कि यह एक SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन जहां भी क्राउडिंग होती है वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू इट्स कंटेंट्स आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फ्री रेडिकल कपलिंग, क्योंकि हमें पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर लास्ट स्टेप में कपलिंग होता है, और आपका जो आयनिक मैकेनिज्म है वो सब्स्टिट्यूशन है, तो न तो ये फ्री रेडिकल कपलिंग करेगा न सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इस वजह से इस कंडीशन के अंदर एलिमिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने की वजह से इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे, तो मैं इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सबसे पहली मैकेनिज्म जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं फ्री रेडिकल वाली। सबसे पहले अपन जो मैकेनिज्म ले रहे हैं वो कौन सी वाली ले रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हमें पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले 2Na होंगे मेटल्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2Na प्लस 2E माइनस बना देगा। अब सेकंड स्टेप में हम 2 मोल आपके जो है टर्सरी एल्किल हैलाइड को लेंगे, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया। अब आपको पता है यहाँ से ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, और ये 2 सोडियम में दे देता हूँ, 2 सोडियम से निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन अपन इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो जैसे यहाँ से Cl जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मोल को 2 देंगे तो 1 को 1 आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH3 CH3, और ये फ्री रेडिकल मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन गया, और जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल बाय रेजोनेंस है, सॉरी स्टेबल बाय हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप देखो इसके पहला स्टेप हो गया इलेक्ट्रॉन रिमूव का, दूसरा स्टेप हो गया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे स्टेप की। तो देखिए इसकी तीसरी स्टेप CH3 CH3 और CH3, ये फ्री रेडिकल, और ये आपका दूसरा फ्री रेडिकल है। अब हमें पता है कि यहां से 2 रिएक्शन पॉसिबल होती है, एक तो होगी कपलिंग, या इसको हम डाइमराइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्राउडेड पार्ट है, और क्राउडेड पार्ट बताते हैं क्राउडिंग है, तो 2 क्राउडिंग ग्रुप जब कपलिंग करेंगे तो क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर कपलिंग लेस होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे ड्यू टू मोर क्राउडिंग, या ड्यू टू मोर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस लेस कपलिंग। क्राउडिंग की वजह से यहाँ कपलिंग लेस होगी, और लेस कपलिंग होने की वजह से आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, अर्थात ये प्रोडक्ट आपका मेजर नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में, यहां से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में देखिएगा आप लोग कैसे होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, में समझा दूं। CH2 CH3 फ्री रेडिकल, CH3 एक H यहाँ पर है, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। ये यहाँ से क्या होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, मतलब एक फ्री रेडिकल का बॉन्ड ये रहा और एक का बॉन्ड ये रहा, तो ये वाला जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 में, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएंगे, और यही प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, मेजर होंगे, अर्थात यहाँ कपलिंग नहीं है, कपलिंग नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट आपका माइनर होगा एल्केन वाला, और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर एल्केन और जो एल्केन बन रहा है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में भी देखो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा 2Na प्लस, 2Na सोडियम मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 2Na प्लस और 2E माइनस बना लेगा। अब आप देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एल्किल हैलाइड को लेंगे, तो आपका सेकंड स्टेप में ये एल्किल हैलाइड मैंने लिया है। इस एल्किल हैलाइड पे आपको पता है ये क्लोरीन यहां से बाहर हो जाएगा, और क्लोरीन बाहर होते मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। जैसे मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा
आपके पास ये इंटरमीडिएट बन गया, अर्थात यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया कौन सा, कार्ब एनाइन। यहाँ पर कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन गया। और मैंने जीओसी में पढ़ा था कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 होता है, जबकि यहाँ पर बनने वाला जो कार्ब एनाइन है वो 3 डिग्री है। इसका मतलब ये कार्ब एनाइन जो है वो क्या हो गया, लेस स्टेबल कार्ब एनाइन है ये। अब आप बताओगे लेस स्टेबल कार्ब एनाइन है तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, लेस होगा। अब हम बात करते हैं लेस स्टेबल कार्ब एनाइन क्यों है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल। इन तीनों मिथाइल का यहां पर इसको प्लस आई मिल रहा है, यहां से भी प्लस आई, यहां से भी प्लस आई, यहां से भी प्लस आई, इस वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा, तुरंत आगे के लिए रिएक्शन करेगा और ऐसी स्थिति में ये बेटर बेस की तरह बिहेव करेगा, बेटर बेस। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें क्या होगा, देखो आप लोग, CH3C CH3 CH3Cl, इस पर हम रिएक्शन करेंगे CCl Cl और माइनस। ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और हमें पता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और अब एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बेस है, बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये अल्फा और इससे जिस क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। और ये वाला हाइड्रोजन जब इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा तो C C C और यहाँ पर H हो जाएगा। ये दोनों इसके अंदर क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो अब आप देखो, चाहे आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराओ तो भी आपके मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले हैं। और अगर आप आयनिक मैकेनिज्म करवा रहे हो तो भी आपके मेजर प्रोडक्ट कौन से वाले आ रहे हैं, एलिमिनेशन वाले आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका इंटरमीडिएट कार्बन एनाइन बना रहा है वो बेटर बेस है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल, अर्थात ये न्यूक्लियोफाइल के बजाय बेटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर आपका SN2 नहीं होता। अतः आप देख लीजिएगा दोनों ही मैकेनिज्म में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला है, एक एलिमिनेशन वाला है, अर्थात एल्कीन और एल्केन है। और ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है ये दोनों ही रिएक्शनों में माइनर होगा, मेजर नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो कभी भी ऊर्ज रिएक्शन शो नहीं करेगी, अर्थात उसमें वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं होगा। अगर वहां पर अगर रिएक्शन होगी तो उसमें एलिमिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन के द्वारा एल्किन और ये वाला एल्केन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, C4H9Cl ये A है, इसकी रिएक्शन कराई है सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, B बना है। और जो B बना है उसकी रिएक्शन कराई है Cl2H के साथ, C बना है। और C की कंडीशन है कि ओनली 1 मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, अर्थात यहां पर जो मोनोक्लोरिनेशन हुआ है उसके वाया केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अर्थात इससे मतलब क्या है कि जो भी आप ले रहे हो उसमें केवल 1 टाइप के आपके क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे दूं, N ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ क्वेश्चन क्या वो पूरा कर दूं मैं। आइडेंटिफाई ए, आपको आइडेंटिफाई करना है ए को, आइडेंटिफाई ए, अर्थात यहां ए को आइडेंटिफाई करो कि ए क्या होगा। तो एक ऑप्शन तो हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये 4 ऑप्शन है, आपको बता रहे हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब देखो वो कह रहा है कि ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर ओनली 1 टाइप हाइड्रोजन होने चाहिए, अर्थात उसके अंदर सभी हाइड्रोजन एक जैसे होने चाहिए। तो अब आप देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड में नहीं ले सकता क्योंकि एन ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर तो 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। आइसो भी मैं नहीं ले सकता, सेकेंडरी भी मैं नहीं ले सकता, मुझे एग्जांपल लेना होगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखिएगा ये मैंने
टर्सरी ब्यूटाइल लिया है। अब इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा ऊर्ज रिएक्शन। आपको पता है जब इसकी ऊर्ज रिएक्शन होगी तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपन अभी कहा था कि टर्सरी वाला जो होता है वो ऊर्ज रिएक्शन नहीं करता। अगर ये ऊर्ज रिएक्शन नहीं करता तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी अपन ने जस्ट इससे पहले मैकेनिज्म में ली थी, उसमें आपने जो प्रोडक्ट बनाया था वो ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट आपका था। और अगर बाय द वे में इससे ऊर्ज रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाता हूं तो आप देखिएगा इससे ऊर्ज रिएक्शन करा के हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट ये होगा जो कि इसका माइनर प्रोडक्ट था। अब आप देखो इस प्रोडक्ट के अंदर ये भी 1 डिग्री, 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 और ये दोनों वाले कौन से हैं 4 डिग्री। और 4 डिग्री पे क्या नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, अर्थात यहाँ पर आपका क्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है इन दोनों पर, जबकि इन सभी कार्बन पर क्लोरीनेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसके अंदर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जब हम ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट होगा और इसके पास केवल एक ही टाइप के हाइड्रोजन होने की वजह से मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट के वाया एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो कि आपके आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है वो सुने। इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन के वाया केवल सिमेट्रिकल एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन। अर्थात हम ये कहेंगे कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात इस रिएक्शन से उस एल्केन का निर्माण होगा जो सिमेट्रिकल है या जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इवन है। अगर उसके पास नंबर ऑफ कार्बन इवन नहीं है तो वो इसके रिएक्शन के लिए बेटर मेथड नहीं होगा। तो मैं आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन यह है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन would be prepared in high yield in ऊर्ज रिएक्शंस। अर्थात मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा एल्केन है जो ऊर्ज रिएक्शन के वाया हाई यील्ड के अंदर फॉर्मेड होगा। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन जो लिया है वो ये लिया है, इसका सेकंड जो ऑप्शन ले रहा हूं मैं वो ये लिया है, और इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो ये लिया है, और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये लिया है। अब आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा एल्केन है जो ऊर्ज रिएक्शन के वाया बेटर यील्ड में या हाई यील्ड में होगा। तो हमने जस्ट इसके ऊपर लिखा है कि ऊर्ज रिएक्शन के अंदर केवल सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन बेटर यील्ड के लिए होता है, इसके बेस्ट मेथड का प्रिपरेशन है। तो आप जरा देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये पोर्शन सिमेट्रिकल नहीं है, इन दोनों में आप चेक करें कि कौन सा सिमेट्रिकल है। तो जरा आप देखो ये दोनों में से अगर मैं इसको यहां से इस तरह से काटता हूं तो ये दोनों पार्ट में सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन आप जरा देखो कि इस कार्बन को हम काट नहीं सकते। तो अब आप इसमें देखो अगर मैं इस रिएक्शन को यहां से काट देता हूं तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां 3 डिग्री कार्बन, यहां भी 3 डिग्री कार्बन, यहां पे 2 मिथाइल, यहां भी 2 मिथाइल। इसका मतलब ये एल्केन आपका सिमेट्रिकल का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन यह है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऊर्ज रिएक्शंस। वही मैं आपको वापस 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है आइसोब्यूटेन,
और चौथा ऑप्शन है हेक्सेन। तो हमने आपसे जस्ट ऊपर कहा था कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। जो सिमेट्रिकल एल्केन है उनका फॉर्मेशन इसके वाया हो जाएगा, और जो सिमेट्रिकल नहीं है उसका फॉर्मेशन इससे नहीं होगा। तो हेक्सेन सिमेट्रिकल है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आइसोब्यूटेन ये अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल होने के कारण इसका फॉर्मेशन ऊर्ज रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा, सी होगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन के वाया इथेन हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, आपका हेक्सेन हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, जबकि आइसोब्यूटेन सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इसका फॉर्मेशन ऊर्ज रिएक्शन के माध्यम से नहीं होगा। अब हम इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है फॉर या हम ऐसा कह सकते हैं फॉर डिफरेंट हैलाइड। मैं 2 डिफरेंट हैलाइड ले रहा हूं। एक हैलाइड लिया मैंने RX और 2 सोडियम मोल, सेकंड हैलाइड लिया मैंने RX डैश में। इनकी रिएक्शन में कराऊंगा डाइईथर के साथ। तो क्या क्या प्रोडक्ट होगा, तो देखो वही सिंपल रिएक्शन है, यहां से बाहर हो जाएगा, R डैश का फॉर्मेशन होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन आप देखिएगा इसके अंदर RX में सेल्फ ऊर्ज रिएक्शन भी हो सकता है, इस वजह से यहां पर एक चांस ये है कि RR बन जाए। इस खुद के अंदर भी सेल्फ हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि R डैश बन जाए, और ये दोनों प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या है, माइनर है, और साथ में क्या बन जाएगा 2NaX। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर जब अपन ने देखा तो यहाँ पर एक ही टाइप का एल्केन नहीं 1 2 3 3 एल्केन बने हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं चाहूं पर्टिकुलर किसी भी एक एल्केन को सेपरेट करना तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, अर्थात लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन, अर्थात इन एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, लो है, इस वजह से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर एक टाइप का एल्केन ऑब्टेन नहीं होगा। तो ध्यान दें, अगर हम अनसिमेट्रिकल या डिफरेंट हैलाइड लेंगे तो यहाँ पर आपके मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा। इस वजह से क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि इट इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात इट इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड नहीं है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन डज नॉट फॉर्मेड, अर्थात वो एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या ओड है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका रीजन हो गया बिकॉज मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन, यहां पर हमें हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सर है वो ऑब्टेन हो रहा है। तो क्या दिक्कत है हाइड्रोकार्बन के, और मतलब ये मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो रहा है, तो क्योंकि मैंने भी कहा था कि हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लो होता है, इस वजह से इनका इंडिविजुअली सेपरेशन इजी नहीं होता। तो हम नेक्स्ट जो बात लिख रहे हैं वो क्या है कि द सेपरेशन ऑफ मिक्सर इनटू individual member, the separation of mixer into individual member can not be easily due to low difference in boiling point of हाइड्रोकार्बन या एल्केन। तो हम ऐसा कहेंगे कि एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये जो मिक्सर प्राप्त हो रहा है उसमें से इंडिविजुअली मेंबर को सेपरेट करना इजी नहीं है, इसलिए इट इज द नॉट बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्डिया। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो देखिएगा। मैंने एग्जांपल लिया है CH3Br+।
CH3CH2Br प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर देखो, इसमें अगर सेल्फ होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3। अगर इसमें सेल्फ होगा तो प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन का। आपके ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, माइनर होंगे। अगर इन दोनों के साथ होगा तो C 2 और 1 3 सॉरी 3 कार्बन का, अर्थात प्रोपेन बनेगा। ये आपका मेजर होगा। और हमने पहले ही कहा था कि आपके इथेन के केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर आपका एल्कीन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके माइनर है और ये प्रोडक्ट मेजर है, अर्थात यहाँ पर मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा। अब अगर इस हाइड्रोकार्बन जो मिक्सर मिल रहा है, अगर मैं इसमें से इंडिविजुअली 1 एल्केन को अगर सेपरेट करना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है, इस वजह से उसको हम बेस्ट मेथड काउंट नहीं करते। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 कहता है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड टुवार्ड्स उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हैलाइड की रिएक्टिविटी। तो आपको बताया, एक होगा आपका RI, एक होगा आपका RB, एक RCl और एक होगा RF। अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो इनमें से जो हैलाइड इजीली रिमूव होगा उसकी उर्ज रिएक्शन के प्रति के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि यहां पर CI जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, लेस है। या कि आयोडाइड का साइज क्या है, बड़ा है। और आयोडाइड का साइज बड़ा होने के कारण इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अंदर आसानी से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और डिस्पर्स होने की वजह से हम बोलेंगे मोर डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मोर डिस्पर्सन होने की वजह से ये आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जबकि आप देखिएगा फ्लोरीन में CF जो बॉन्ड है वो नॉट ब्रेक इजिली, ये इजिली ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। दूसरी बात, इस फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉलर इन साइज है। और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से क्या है, लेस स्टेबल भी है। तो लेस स्टेबल होने के कारण इसका फॉर्मेशन नहीं होगा और आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसका फॉर्मेशन इजीली होगा। अतः उर्ज रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा और फ्लोराइड का सबसे कम होगा। तो अब हम इससे कुछ क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। क्वेश्चन यह है कि विच एल्केन नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विद, एक तो लेना है मुझे इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड इन उर्ज रिएक्शंस। हमारा क्वेश्चन यह है कि इथाइल आयोडाइड और एन प्रोपाइल आयोडाइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो इनमें से कौन सा एल्केन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एन ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है आपका एन पेंटेन और तीसरा ऑप्शन है आपका एन हेक्सेन और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोपेन। तो देखो आपको लेना है एक तो इथाइल आयोडाइड और एक आपको लेना है एन प्रोपाइल आयोडाइड। इनकी रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ डाईईथर। तो देखो 3 कार्बन से कितने कार्बन का मिलेगा, यहां पर तो आपको मिलेगा 6 कार्बन का। यहां पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से कितने का मिलेगा, 4 का। और ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो दोनों के कंबाइंड से कितने कार्बन का मिलेगा, 5 कार्बन का एल्केन मिलेगा। तो देखो पहला है 4 कार्बन का, जिससे बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। दूसरा 5 कार्बन का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। तीसरा 6 कार्बन का, इससे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही आपके लिए एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूं। ये मैंने लिया Br, इसकी रिएक्शन कराएगा 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
बताओ क्या हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट यह है कि इस Br को हटाकर ACM दो रिंगों का फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये दो रिंगे आपस में इस तरह से ऐड हो जाएगी। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये लिया है मैंने, इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा आप 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से ये दो रिंगे हो जाएगी। इसी के साथ ये ऊर्ज रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपका इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं इसके बहुत एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, इसलिए आप इसका सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें, या इसका सेकेंड पार्ट देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेकेंड जो पार्ट है उसमें मैं IIT लेवल के और बहुत बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों को सोल्व कराऊंगा। ठीक है।